When used right, language can have the same effect as sorcery. In its basic form, it allows us to express our needs, and at its height, it can transport us to a different world and a different time. Let's invite on stage the wordsmiths of our time, the masters of language who weave magic with words. For our next session, I would like to invite on stage Ms. Rakshinda Jalil, author and literary critic, Ms. Rama Pandey, radio journalist, producer and director, Ms. Ritu Rajput, former head of programming, All India Radio, Ms. Suchitra Gupta, veteran radio presenter and voiceover artist. The session will be moderated by Mr. Salim Arif, veteran theatre artist. Welcome everyone, the stage is yours. Good afternoon. Please settle down. It's actually a huge privilege for me to speak to these luminaries who have contributed so much to our society in the last, I think, from 50, 60 years to the last 30 years or so, in terms of words. And when we talk of words, somewhere all four of them have contributed in trying to protect languages from getting diluted. They have all worked hard to place words at center stage of ideas and thoughts and emotions. And radio, as we all know, being an audio medium, the transmission of idea or emotion or thought has to be with words. So here, we are very fortunate to have Rama Pandey Sahiba with us, who has been an iconic presenter on radio in BBC, in Akashvani, as well as Doordarshan. We have literally grown up on her, and I'll start with Ramaji because she has to leave, and also we are running a little late. Ramaji, what words meant to you when you started your career? Because Akashvani was very particular about the kind of language it will have, the kind of, I would say there would be a code of conduct. ख़वातीनो हज़रत सभी बैठने वालों को बहुत 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 खुशामदीद आपका स्वागत है। आज उस आंगन में, जिस आंगन में खेल कर मैं बच्ची से बड़ी हुई, और वो है रेडियो का आंगन। एक शब्द भी इसमें इधर से उधर नहीं है, इसीलिए मैं अनुराधा की और रेडियो फेस्टिवल की और निकिता की बड़ी आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे याद किया। प्लेटफॉर्म तो ज़िंदगी में बहुत मिलते हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म जब रेडियो से जुड़ता है तो मुझे लगता है मुझे किसी ने माँ के घर बुलाया है। तो मैं रेडियो की ध्वनि तरंगों पे बैठकर शब्दों के जिस खेल की बात ये कह रहे हैं, वो मुझे बचपन में चंदा मामा की लोरी से सिखाया गया, और मैंने बचपन में ही रेडियो की कहानियों के साथ अपने करियर की शुरुआत की। जब बच्चों को हाँ हूँ, अच्छा दादा, अच्छा भैया, ये हुआ, ये कहने के लिए बुलाया जाता था और 5 रुपए दिए जाते थे। उस समय हाँ का भी बहुत महत्व होता था। हाँ किस तरह से कहोगे, कैसे दिखाई देगा, दिखाई तो देता नहीं था, आवाज़ आपकी कैसे कैमरा बन जाएगी और सुनने वाला कैसे जानेगा कि छोटी सी रमा गुलाबी फ्रॉक पहने सच में नंदलाल शर्मा की कही कहानी बड़े मन से सुन रही है। अच्छा, तो चूहे ने ये कहा, चूहे ने जो कहा वो रमा के मन में उतर गया। आप शब्द की बात कहने में आप सबसे, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है, जाना नहीं चाहती हूँ, पर क्या करूँ, 2 प्रोग्राम एक साथ भिड़ गए हैं। एक पुस्तक मेला में जहाँ मेरा सेशन है, तो मैं पहले ये बातें एक साथ कहना चाहती हूँ। मेरी कहानी का एक अंश सुनिए। शब्द की बात भी होगी, हम लैंग्वेज की बात भी करेंगे, और संस्मरण से आपको हंसाऊंगी भी। आपको लगेगा कि रेडियो की दुनिया कहाँ से कहाँ जाती है। हम
जहाँ से शुरू हुए बच्चों के प्रोग्राम से, फिर मैं वो पहली आवाज़ थी युवाणी की। राजस्थान के बहुत छोटे से शहर से मैं आती हूँ, अब बहुत बड़ा शहर है जयपुर, और जयपुर आकाशवाणी का अद्भुत योगदान बॉम्बे इंडस्ट्री को है, दूरदर्शन को है, रेडियो को है, कोई नकार नहीं सकता। हम सब इसके, मैं, मेरी बहन ईला अरुण तो छोड़िए, आप ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी, यू नेम, इरफान खुद मेरे साथ ड्रामा करते थे जयपुर रेडियो में, छोटे थे मुझसे लेकिन ड्रामा करते थे। ये दुनिया आवाज़ की दुनिया है। बीबीसी में हमारे जो बॉस थे कैलाश बुधवार, तो वो अपने आप को कहते थे, मैं कैलाश बुधवार आवाज़ की दुनिया का बादशाह हूँ। तो मैं रमा पांडे आवाज़ की दुनिया की बेगम तो हूँ यारो। ये आपको उन हज़ारों पोस्ट कार्डों से गवाही मिलेगी जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, सबसे हमको बीबीसी लंदन में मिलते थे। छोटे से शहर जयपुर में हमने लाइव ब्रॉडकास्टिंग सीखी। छोटे से शहर जयपुर में जहाँ आप शब्द की बात करें, दोनों कहानियाँ एक साथ बुनती चल रही हूँ। मैं आती हूँ अवध बोलने वाली हिंदी घराने से। मेरी उर्दू, मेरे पिता की उर्दू बहुत अच्छी थी, वो बोलते थे गोया की चुनाचे, और हम वो थे जिनके सारे हिज्जे गलत, सारे नुक्ते गलत। आप उर्दू के नाम पर अगर आप कहें तो सिफर, अब आप कहेंगे सिफर क्या होता है, वही नील बटा शून्य, ज़ीरो। लेकिन हमको गंगा प्रसाद माथुर जैसे कायस्थ लोगों ने, जिनकी उर्दूएँ बहुत अच्छी होती थी, मैं कह रही उर्दू है, उर्दू नहीं, उर्दू होता है वो प्लूरल होता है, उन्होंने हमको सिखाया। वो मुझसे कहते थे कि तुम ऐसे आती हो उर्दू बोलने, पूरे इस दुपट्टे में एक झोली भर के नुक्ते ले आती हो, और तुम पे जहाँ मर्जी आती है वो नुक्ता छिपा देती हो, फिर तुम्हारा जयपुर हो जाता है, फिर तुम्हारा जकार हो जाता है, फिर तुम्हारा वकार हो जाता है, तुम्हारी जो मर्जी। वो ट्रेनिंग बहुत मायने रखती है। जिस लैंग्वेज की बात आप कह रहे हैं, भाषा, शब्द दोनों एक दूसरे से वैसे ही बंधे हैं जैसे ये आंखें पलकों से बंधी हैं। बिना पलक आप एक मिनट नहीं देख सकते, जो झाड़ती बुहारती जाती है रेत की गर्द, रेत के कण, ऐसे ही भाषा बिना अक्षर के, बिना शब्द के विन्यास के आँख से देख नहीं सकती। वो पलक को काम करना होता है, वो लैंग्वेज आपको सुधारनी होती है। जो आप कह रहे हैं आज की तारीख में, जो कुछ मैं कहने जा रही हूँ मेरे दिल की बात है। इतने आरजेस हैं, सलाम है उनको, लेकिन बहुत नाराज़ हूँ मैं कि भाषा की ऐसी की तैसी अगर कहीं करनी हो तो आप आरजेस बुला लीजिए, उनको बुला लीजिए जो मैं सच कहूँगी। आपने भाषा विन्यास की बात की, हमारे यहाँ एक शब्द है भाषा का लालित्य, खूबसूरती, उसका एक आभास। आप जो बोल रही हैं वो आपके दिल तक कैसे उतरेगी अनुराधा, अगर मेरे दिल की उस बात में जगह में वो नहीं है तो वो नाम अगर गलत हो, वो भी गलत है मेरी तरफ से तो मिस कपूर जो कि एक ही मिनट में आपको दूर करता है। मैं इनका नाम लूँ, उन्हें मैं प्यारी लगूंगी, मैं मिस कपूर कहूँ, मैं बड़ी ऑफिशियल नज़र आऊँगी, बड़ी सरकारी किस्म की। लेकिन रेडियो में भाषा और उसका विन्यास कहाँ कहाँ मायने रखता है असली शब्दों का। आप लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं लिखते तो दूसरे के लिखे को आत्मसात करके दिल के अंदर उतारने के लिए यहाँ आपको आनी चाहिए भाषा। सिर्फ आप पढ़ते नहीं हैं, जो आप पढ़ रहे हैं वो आपकी भाषा हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप दिख नहीं रहे हो। ये रेडियो की दुनिया आत्मा की दुनिया है, ये कान की दुनिया है, इस कान से आप आत्मा में उतरते हो, एहसास की दुनिया है, आभास की दुनिया है। आप आभासी दुनिया दूरदर्शन को मानते हो, लेकिन आभासी दुनिया दरअसल में
रेडियो है, क्योंकि वो आपसे आपको एहसास कराता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो बात आपको समझ में आ रही है या नहीं, और मैं जिस तरह से इसको कह रहा हूँ उस शब्द के नीचे जितना जोर दिया जाना चाहिए, चाहे वो उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैं फॉर दैट मैटर उड़ीसा की कोई ग्रामीण भाषा हो, हर भाषा का अपना वजन है और उस वजन को आपको देखना ही होगा। तो हमने क्या किया, मैं आपको 3 उदाहरण देना चाहती हूँ कि कैसे हमने भाषा को सुधारा। जब हम छोटे थे, इन्होंने अमीन साहनी के साथ काम किया है, और जब हम अमीन साहब को सुनते थे तो लगता था कि देवानंद तो कुछ है ही नहीं इनके सामने। तो हमको कुछ पता तो लगता नहीं था वो कितने बड़े कितने छोटे, हम फ्रॉक पहने हुए। लेकिन ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब मैंने बीबीसी का लेप्रेसी प्रोग्राम प्रोजेक्ट किया उड़ीसा में, ये सामने बैठी है। उस उड़ीसा में जा कर के मैंने अमीन साहनी के साथ काम किया, क्योंकि वो बीबीसी का प्रोजेक्ट था। तब तक अमीन साहब की उम्र काफ़ी हो गई थी, ईश्वर उनको उम्र-दराज करे। लेकिन मैं कहना ये चाहती हूँ कि बिना का गीतमाला सुनना हमारे यहाँ, जहाँ इला बाकायदा फिल्म में बिल्कुल मना था। ब्राह्मणों की लड़की और बिना का गीतमाला सुनेगी, छी 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 छी, सारी लड़कियाँ फिल्म में चली जाएंगी। तो हमको मना था। ये बात क्यों सुना रही हूँ? भाषा सुनाने के लिए। तो गाना आया और हम ताऊ जी के यहाँ जाते थे, वहाँ एक ही रेडियो था, साइज़ उसकी ये थी, पीछे उसके जाली थी, उसमें कभी कभी चूहे अपने बच्चे भी दे देते थे। तो वो फिर मीटर वेव को शॉर्ट वेव पे घुमा देता था, और कभी ऐसा भी होता था कि शॉर्ट वेव मीटर वेव में घुस जाता था। हमने वो दिन देखे। लेकिन उसमें गाना आया और हमारे ताऊ जी घर में नहीं थे। तो हाँ, वो ना आपको याद होगा, गाना था, अरा रा 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 मैं तो गिरी रे गिरी रे गिरी रे, कोई संभालो कोई संभालो। हम नाच रहे थे 5 बच्चे। अचानक ताऊ जी आ गए और ताऊ जी ने ये होते देखा तो उनको तो इतना गुस्सा। उन्होंने मेरी माँ बोला, क्या हो रहा है, कौन सा गाना? अरे अरे मैं तो गिरी रे गिरी, वाहियात, क्या बच्चे क्या बनेंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे। अभी वो डांट ही रहे थे कि दूसरा गाना आया, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। अब वो और भी गुस्सा, साया साया साथ होगा, साया कैसे साथ हो जाएगा? हमको समझ ही नहीं आए, साया साथ चलेगा तो उनको क्या एतराज है? अबे साया साथ जा, तो हमने ये साया उसका जा रहा है उसके साथ, हमको क्या एतराज? तो मेरी ताई जी कह रही चुप रहो। भी बोले हाँ, बोले आप भी बंद करते हैं। जब ताऊ कमरे से बाहर हो गए तो ताई ने कहा, बेटा हमारे यहाँ साया पेटीकोट को कहते हैं। ये है वो भाषा। अब आप वो 2-4 लफ्ज जरा मन में सोचिए, वो उसके साये तले बैठ गया, शायरी का कितना खूबसूरत। अब ताऊ जी की नज़र से देख लीजिए। बजाओ तालियां, तालियां इसीलिए होती कि मुझे भी सुनाई पड़ना चाहिए। ये भाषा है, ये पर्शियन शब्द है। या वो उसका साया हमेशा उसके साथ रहा। अच्छा तो भैया उसके साथ नहीं रहा तो किसके साथ रहा? साया ही है। खैर, तब हमको मालूम हुआ कि उर्दू के साथ थोड़ा थोड़ा हमको गहन उर्दू का ज्ञान भी होना चाहिए, जो पर्शियन मिश्रित है। कुछ शब्द हिंदी में वैसे ही आ गए। आज भी लोग बिहार में साया को साया ही कहते हैं। ऐसे ही बीबीसी लंदन की एक बात आपको ले जाती हूँ। मैंने मेरी ज़िंदगी के सफ़र में मैंने आकाशवाणी जयपुर में सभी रंगों में काम किया। ज़िंदगी के सफ़र में दूरदर्शन दिल्ली और आकाशवाणी दिल्ली में काम किया। फिर मैं सेलेक्ट हो गई बीबीसी लंदन के लिए। मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका में काम किया, डूइश विले में काम किया। मैं एक ट्रेनिंग होती है जिसमें जब आप पहुंच गए सेलेक्ट होकर, तब वो आपसे एक लाइन देते हैं। 37 लैंग्वेजेस में बीबीसी काम करती है। एक लाइन दी गई, हमको दी विलियम क्रॉली ने, आप ये नाम अब भी सुनते होंगे। उन्होंने कहा, नाउ राइट अ लाइन इन योर लैंग्वेज that there was a spring and the yellow flowers bloomed. वो स्प्रिंग जो येलो फ्लावर में ब्लूम किए, वो उसका आप अनुवाद कीजिए। अगर ये मेरा समय हो रहा तो मुझे ज़रूर बता देना, मज़ा इनको बहुत आ रहा है। अच्छा, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, तो हम सब ने उसका अनुवाद किया, मैंने भी लिखा
वसंत आया, पीले फूल पुष्पित हुए। वसंत आ गया, सच में कल पंचमी है। सब ने लिखा, बंगालियों ने लिखा, वसंत एलिचलो, फला ने लिखा, नेपाली ने, सब ने लिख दिया, लेकिन स्वाहिली ने नहीं लिखा। स्वाहिली अफ्रीका की एक लैंग्वेज है, उसने नहीं लिखा। जब उसने नहीं लिखा तो विलियम क्रॉली ने कहा, व्हाई आर यू नॉट राइटिंग हसन? He says, I cannot write. He says, why? You gave the exam, you were selected. Why can't you write? Here is a pen. He says, the question not of a pen. I have a bigger problem. He says, what is your problem? He says, I have pen and paper, but I do not have the season you are talking about. Africa does not have a spring. Africa does not have yellow flowers in the springs. So how do I translate? तो जब हम भारतीय भाषाओं के लोग बाहर विदेशों में काम करते हैं तो हमको बराबर छायानुवाद करना पड़ता है, हमको गलियों से निकलना पड़ता है ताकि बात वही रहे, बसंत की बात रहे, लेकिन मौसम कहीं और से लाना पड़ता है और बसंत छोड़ना पड़ता है, फूल वही लाना पड़ता है, रंग वही लाना पड़ता है, शब्द वही लाने पड़ते हैं, वही उसके अंदर हमको नुक्ते लगाने पड़ते हैं। तो अल्फाज रेडियो की दुनिया की जान है। जो हम कहते हैं वो आप सब के सब लिख के रख लीजिए अपने दिल में। जो लिखोगी अच्छा तो बोलोगी अच्छा, अगर लिखा नहीं अच्छा है तो बोल ही नहीं सकती अच्छा। अगर तुमने पूर्ण विराम, कॉमा, ठहरने की जगहों की तलाश नहीं की तो तुम बोल ही नहीं सकती अच्छा, चाहे मेरे लफ्ज़ बहुत खूबसूरत हो। हम बोला करते थे, हमारी प्रैक्टिस कराई जाती थी, हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता प्रकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, बढ़े चलो बहादुरों बढ़े चलो। जबान पर आज तक लगी हुई है, आप भूल नहीं सकते ये भाषाएं, आप भूल नहीं सकते। लास्ट लाइन बहुत प्यारी बता करके जाती हूँ। ये शहीदों के नाम है, सब तरह के प्रोग्राम हमने किए, उनमें मतलब फीचर करते थे, अपने ड्रामा करते थे, सब कुछ करते थे। एक प्रोग्राम जयपुर से बजता था, सैनिक गीत माला, वो सैनिकों के लिए होती थी। और ये चाइनीज़ वॉर के बाद की बात है, हम छोटे छोटे, बड़ी भावना की बात थी और बहुत सारे उस समय बहुत घायल हुए थे हमारे सैनिक। तो जयपुर सैनिक हॉस्पिटल में लाए गए, तो ये पाया गया कि इनकी गीत माला अलग से रिकॉर्ड होगी, जिसके लिए हम जाएंगे, उनकी फरमाइशें अस्पताल से लाएंगे और फिर उनके गाने बजाएंगे। एक गाना था, वो सैनिक ने मुझे पर्ची दी, मैं जब गई कहा उसे वहीं जाके खोलना, लेकिन भूलिएगा नहीं। तो अब तक मैं उस गाने को याद करती हूँ विद रेवरेंस एंड ट्रिब्यूट। उसमें लिखा था, मेरी पत्नी ने ये आखिरी पोस्ट कार्ड मुझे भेजा था। वो कैवलरी में था, घुड़सवारों में जो तोप खींचते हैं, तब 19 मिलीमीटर की तोप घोड़े खींचा करते थे। तो उसने लिखा था और वो गाना था, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है, वो रखियो रे लाज मेरी जान। नेक्स्ट डे ही डाइड एज एन एंकर। अब भी रोंगटे खड़े होते हैं जब आप प्रेजेंट करने जाते हैं, ऐसे भावुक मोमेंट्स आपके पास होते हैं, आप उनको संजो के रखते हैं। रेडियो जो दिखा नहीं सकता कि रमा की आंखें भरी थी, उसकी आवाज़ क्रैक होने लगी, उसको हम बोलते क्रैकल्स इन द वॉइस। आवाज़, गला भर गया, ये कहना मुश्किल हो गया कि ये घोड़ा आएगा, सवार नहीं आएगा। तो ऐसे भी मोमेंट आपके दिल तक पहुंचते हैं इसी रेडियो के ज़रिए, बिना कैमरे के। बाद में हम सब कैमरे वाले हो गए, लेकिन मैं कहती हूँ आज भी रेडियो की वो बात है। और अंत में आपको हंसा के जाऊँगी, मेरे पास बहुत इश्क की चिट्ठियाँ आती थी, आएंगी क्यों नहीं, अच्छी हूँ ना मैं तो उसमें एक चिट्ठी थी, मेरी आदत है मैं बहुत बहुत कांच की चूड़ियाँ पहनती थी, और जब आप लंबे प्रोग्राम्स करते हैं तो आप अनविटिंगली, अनायास चूड़ियों को खनकाते जाते हो, जानबूझ के नहीं कर रहे हो आप भूल जाते हो कि आप ये कर रहे हो। तो माइक इतना सेंसिटिव होता था कि वो आपकी झनकार भी पहुंच जाता था।
एक दिन चूड़ियाँ पहनना भूल गई, दूसरे दिन ही जाने कितनी चिट्ठियाँ आई, रमा जी को क्या हुआ, उनकी चूड़ियाँ कहाँ गई। वो रेडियो जिसको मेरे स्टेशन डायरेक्टर ने लिख के भेजा, प्लीज़ वियर योर चूड़ीज़, तो मैं भाई साहब वो हूँ जिसकी चूड़ियाँ भी आप लोगों से खनकती हैं, दिल तो खनकता ही है। आई सल्यूट रेडियो एंड द रेडियो की दुनिया। थैंक यू। तो रक्षंदा साहब उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात की, विच कैन ऑल्सो, जब वो ट्रांसलेट भावार्थ की बात कर रही थी कि कैसे शब्द, हाउ डू यू टैकल दैट, बिकॉज आप जो फोनेटिक्स है खासतौर से, बिना आवाज़ के भी आप करती हैं और आवाज़ के साथ भी करती हैं, अल्फाज को जब दोनों तरह से बरतना होता है तो क्या फ़र्क होता है? लेकिन सबसे पहले तो सलीम साहब आपकी इजाज़त से मैं एक कन्फेशन, इस भरी महफिल में जहाँ रमा जी ने बताया कि ये आवाज़ की दुनिया है रेडियो, आई फील लाइक अ फ्रॉड, क्योंकि मैं रेडियो से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं तो एक लेखिका हूँ छोटी मोटी, और मेरी एक काली और सफ़ेद दुनिया है। मैं उस काली और सफ़ेद दुनिया में रहती हूँ। रेडियो सुनती अलबत्ता हूँ, और उस जनरेशन की हूँ जहाँ जिन चीज़ों का जिक्र हुआ, रेडियो की जो रीच थी उससे वाकिफ़ हूँ। रेडियो की जो एक नुक्स एंड क्रैनीज ऑफ द पॉपुलर इमेजिनेशन में जिस तरह रेडियो का पेनिट्रेशन था उसको समझती हूँ। वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं। आपके सवाल पे भी 1 मिनट में आती हूँ, लेकिन एक दो बातें और भी कहना चाहूँगी। रमा जी, आपने भी कहा कि ये ज़रूर है कि ये आवाज़ की दुनिया है, लेकिन लफ्ज़ों की भी, भाषा की, अल्फाज की भी हमेशा से, आज से नहीं, हमेशा से रेडियो के लिए अहमियत रही है। 2 मिनट के लिए चलिए वापस उस दौर में जाते हैं जहाँ बहुत बड़े लेखक रेडियो के साथ जुड़े हुए थे। पतरस बुखारी जो ख़ुद एक लेखक थे, और जिनको जो स्टेशन डायरेक्टर थे दिल्ली में, और जिन्होंने एक समागम सा कर लिया था दिल्ली में, उस वक्त के बड़े से बड़े लेखक, यानी मंटो, कृष्ण चंद्र, बेदी साहब, मीरा जी, आप कोई ऐसा नाम ले लीजिए, जो साहिर लुधियानवी, जिस वक्त उनको फिल्म में काम नहीं मिल रहा था, वो 2 साल के लिए दिल्ली आके ऑल इंडिया रेडियो में रहे, और उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया। तो पतरस बुखारी जैसे स्टेशन डायरेक्टर्स थे जिनको ये समझ में आया कि अल्फाज, ये आवाज़ की दुनिया ज़रूर है, लेकिन उसको मवाद क्या चाहिए, उसको रॉ मटेरियल क्या चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल मिलेगा लेखकों से। तो ऑल इंडिया रेडियो के एम्प्लॉयमेंट में उस वक्त के बड़े से बड़े लेखक थे। तो ये तो एक वक्त था। और अभी सलीम साहब आपसे जो वहाँ बैठ के बात हो रही थी कि एक डंबिंग डाउन का दौर है, इस पे ज़रा हमें फ़िक्र करने की, सोचने की ज़रूरत है। हम ये मान के चलते हैं, चाहे हमारी कितनी भी रीच हो, रेडियो की रीच आज भी बहुत है, कम्युनिटी रेडियो की भी है और बड़े रेडियोज़ की भी है, एफएम की, इसकी सबकी अपनी अपनी एक ऑडियंस है। हम क्यों मान के चलते हैं कि हमें डाइल्यूट करने की कंटेंट को ज़रूरत है? हम क्यों मान के चलते हैं कि हमें डंबिंग डाउन की ज़रूरत है? हम क्यों मान के चलते हैं कि लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर बहुत ही लो है? क्यों है ऐसा? जब तक हम जो कंटेंट, आप सब लोग जो कंटेंट को डिसाइड करते हैं, क्यों नहीं ये फैसला ले लेते कि वो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर इतना लो नहीं है, ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब ज़मीनी इंसान होना एक बात है, लेकिन बहुत लो होना लिमिटेड समझ वाला नहीं है। जी। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर हम सभी एक मुहिम के तौर पे, क्रूसेड के तौर पे अल्फाज की वैल्यू, अब सिनेमा में भी हम यही चीज़ देख रहे हैं कि फिल्म लिरिक्स हों या डायलॉग हों, वो बहुत भद्दे तरीके से बात कही जा रही है। सलीम साहब, आपसे अभी एक और बात ये हो रही थी। आप बहुत प्यारे, नहीं मुझे जाना नहीं, मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। रक्षंदा को तो मैं घंटों सुन सकती हूँ, इतनी विद्वान हैं ये, और इनकी बात पर गौर कीजिए। ये सच है कि अल्फाज की बॉडी के बगैर आवाज़ कुछ नहीं। ये अल्फाज पहले आता, दोनों ही आ हैं, ये भी आ वो भी आ। तो अल्फाज की दुनिया इन लेखकों के नाम से, हम सब के नाम से बहुत मायने रखती है रेडियो में, सभी जगह, दूरदर्शन में भी। आपसे इजाज़त लूँ, मेरी मजबूरी है, मैं जाना नहीं चाहती हूँ, पर क्या करूँ, जादूगर सैया छोड़ मेरे भैया। मुझे तो वो वक्त तक याद है जो घरेलू औरतें होती थीं, वो भी एक बड़ी रची बसी, मुहावरे से रची बसी ज़बान का इस्तेमाल होता था। अगर जैसे वो साहिबा वहाँ हैं, पूरी तरह से अंदर नहीं आ रही हैं कमरे में, तो ये नहीं कहा जाएगा कि आप सीधे सीधे कमरे में क्यों नहीं आती या वहाँ क्यों खड़ी हैं।
कहा जाएगा साफ छुपते भी नहीं, हाँ, सामने बिल्कुल। आते भी नहीं। तो शेर व शायरी का, लोक कथाओं का, गीतों का, इन सब का इस्तेमाल ज़बान में होता था। मुझे लगता ये है कि, और आई एम सॉरी इफ़ आई साउंड एजिस्ट, आई एम सॉरी इफ़ आई साउंड apologetic अबाउट माई एज, एंड आई एम सॉरी इफ़ आई एम साउंडिंग नॉस्टैल्जिक अबाउट द पास्ट, लेकिन मुझे लगता ये है कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ हमारी अपनी वोकेबलरी बड़ी श्रिंक कर गई है। बिल्कुल। और चूंकि हमें 20, 25, 30, 40 लफ्ज़ से ज़्यादा शायद हम इस्तेमाल में लाते ही नहीं हैं, बिल्कुल। इसलिए हमारी ज़बान एक लिहाज से कहा जा सकता है नीरस है। उसमें जो रस आता है, जो आपने लिखा पढ़ा है, जो आपने सुना है, जी। जो आपके और क्रॉस फर्टिलाइजेशन है अदब का, बिल्कुल। और ज़बानों से और भाषाओं से, हिंदुस्तान की और भाषाओं से जो आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, मुझे लगता है हम इतने इंसुलर होते जा रहे हैं, हम 20, 25, 30 लफ्ज़ से ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि ये लफ्ज़ भी हमें व्हाट्सएप फॉरवर्ड से या इधर से बिल्कुल। उधर से आ रहे हैं। तो माफ़ कीजिएगा, ये तो हो गया मेरा रैंट, लेकिन जो आपका सवाल था वो शायद तर्जुमे से मुताल्लिक़ था। जी। तो तर्जुमे में आप जो बात कह रहे हैं कि जो जो एक फ़ोनेटिक क्वालिटी है, अल्फाज की जो एक फ़ोनेटिक क्वालिटी है, आपने एग्जांपल दिया था गुलजार साहब की उस गाने का, चप्पा चप्पा चरखा चले। अब ये च च च की आवाज़ सुन के कितनी कानों को भाती है, लेकिन आप इसको कैसे तर्जुमा करेंगे? द व्हील गोज क्रोक क्रोक क्रोक, इट्स नॉट द सेम। और ये तो मैं इम्प्रॉम्प्टू ट्रांसलेशन कर रही हूँ, शायद मैं सोच के करूँ तो एक आध मुझे इससे मार्जिनली बेहतर लफ्ज़ आ जाए, लेकिन बिल्कुल लॉस तो है ही। और हम में से वो लोग जो तर्जुमे करते हैं, हम तो मान के चलते हैं कि लॉस इनेविटेबल है। ज़बानों का अपना अपना जादू है, जी। उर्दू का, हिंदी का, तमिल का, बंगला का, सभी की अपनी एक फ़ोनेटिक क्वालिटी है। वो ट्रांसफ़र करना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन रेडियो के हवाले से मैं ये कहूँगी कि रेडियो में बहुत तर्जुमे हुए हैं बड़े बड़े प्लेज जी। के। और ये मंटो वगैरह की जो जनरेशन थी, इन्होंने तो रशियन मास्टर्स और जी। बड़े रशियन जो नॉवेलिस्ट थे, इनके प्लेस बनाए। मंटो ने तो अपना करियर एज अ राइटर ही शुरू किया, रेडियो के लिए प्लेज लिखना। बिल्कुल। और ये प्लेज अक्सर तर्जुमे की शक्ल में होते थे, यानी जो बड़े रशियन नॉवेलिस्ट थे, मोपासां और उन सब की बहुत- मोपासां हाँ, के उन- फ्रेंच नॉवेलिस्ट हुए, रशियन मास्टर्स हुए, जी। इनकी कहानियों के तर्जुमे। और इनके एक उस्ताद हुआ करते थे अमृतसर में, अब्दुल बारी साहब, अब्दुल बारी अली। ये जो थे, ये जैसे टीचर आपको होमवर्क देता है कि भाई ये, Mentor. हाँ, They were the mentors, yeah. ये मेंटोर्स थे, तो वो उनको होमवर्क के तौर पे ये देते थे कि ये कहानी है, ये रशियन नॉवेलिस्ट की रशियन शॉर्ट स्टोरी है, इसका तुम उर्दू में तर्जुमा करो। तो जो मंटो की शुरू की कहानियाँ थीं, वो सब तर्जुमे के ज़रिए आई। और फिर जब तक मंटो प्लेज लिखना शुरू करते हैं रेडियो के लिए, जी, उन्होंने तब बहुत- वो जो उनकी शुरू का एक मेंटोरशिप है अब्दुल बारी के साथ, वो बहुत काम आती है उनको। जी। अब सुचित्रा जी, आप भी ड्रामों से जुड़ी रही हैं, जिसका हवाला कर रही थी। तो जब हवा महल और ड्रामों का एक पूरा ट्रेडिशन मुझे बचपन का याद है, हम सुनते थे, उसमें साउंड से और डायलॉग से और स्क्रिप्ट से दीनानाथ जी मरहूम होते थे, मुझे याद है उस वक्त। बाद में उन्होंने स्टेज प्लेस भी किए। वो कितना फ़र्क आपको करना पड़ता था जब वो शब्द आपके पास आते थे स्क्रिप्ट के हालत में, और फिर उसको कंसीव करके बतौर प्ले बनाना, तो उसमें क्या जादू, कहाँ से वो जादू पैदा होता था जो मुर्दा लफ्ज़ आपके पास आ रहे हैं छपे हुए, उसको आप क्रिएट कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आज बहुत शुभ दिन है रेडियो के लिए। आज विश्व रेडियो दिवस है, तो आप सबको उस दिवस की बहुत बहुत बधाई। और चूँकि मेरा बहुत लंबा जुड़ाव रहा है रेडियो से, आज भी है। अभी 2-4 दिन पहले ही शायद मैं एक प्ले रिकॉर्ड करके आई हूँ। तो आपने जो बात कही कि शब्दों का रिश्ता कैसे बनता है आवाज़ के साथ, आवाज़ माध्यम है, शब्द भी माध्यम है। अब शब्द जो आप सुन रहे हैं, वो जिस आवाज़ में जा रहे हैं, वो अपना एक इंद्रजाल बुनना शुरू करती है, वो ऐसा जलवा बिखेरना शुरू करती है। तो इसका एक प्रोसेस जो मैंने सीखा वो ये है कि सबसे पहले तो कैरेक्टर को आत्मसात कीजिए। जी। जब तक आप कैरेक्टर को आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक आप उन शब्दों को जामा या लिबास नहीं पहना पाएंगे। बहुत ज़रूरी है। एक बार
एक दफ़े अगर आपके जहन में आ गया कि ये कैरेक्टर ये डिमांड करता है, इसकी ये मांग है, तो फिर आप शुरू करते हैं कि इसको मुझे मॉड्यूलेट कैसे करना है। एक्टिंग हो, स्पीच हो, या इस तरह का बोलने का, जहाँ भी स्वर का जहाँ इस्तेमाल हो रहा है, मुझे लगता है कि मॉड्यूलेशन का बहुत बड़ा रोल है। और हमने उन लोगों से सीखा जो इस बात पे डांटते थे कि आज आपके बैग में पेन या पेंसिल क्यों नहीं है, आप मार्किंग कीजिए स्क्रिप्ट पर, कहाँ आपको किस शब्द पर जोर देना है। बाद में तो खैर आदत हो जाती है, लेकिन आज भी अगर मेरी कोई भी स्क्रिप्ट आप निकाल कर देखें आकाशवाणी में, चाहे वो 2 रोज़ पहले की भी होगी, मेरी मार्किंग्स बाकायदा उसी तरह से होती हैं जैसे पहले दिन हुआ करती थी। शायद मैं 10 साल की थी जब से मेरा जुड़ा हुआ रेडियो के साथ, और आज तक कायम है, जैसा मैंने आपको बताया। मॉड्यूलेशन की जब मैं बात कर रही हूँ, तो मॉड्यूलेशन से आप बहुत कुछ, जिसको हिंदी में कहते हैं, संप्रेषित कर सकते हैं। यू कैन कम्युनिकेट वेरी वेल। और मैं एक बात आप सबसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 44 साल पढ़ाया है, और उतना पढ़ाने के बाद कम्युनिटी रेडियो भी देखा है, वहाँ पर मैंने सारा सब कुछ मैनेज किया है। मैं डेप्यूटी डीन कल्चर थी यूनिवर्सिटी की, तो उस नाते मेरा जुड़ाव रहा है इन सब चीज़ों से। मैं ये कन्फेस ज़रूर करूँगी कि जो मैं पढ़ाती थी क्लास में, वो अगर मैं सीधे सीधे बोल देती तो शायद उसका उतना असर स्टूडेंट्स पर नहीं होता, उतना जुड़ाव नहीं होता। लेकिन अगर जो थिएटर करते हैं, मैंने सभी मीडियम्स में काम किया है, थिएटर, दूरदर्शन, छोटी मोटी फिल्म, रेडियो तो खैर है ही, तो उनको संप्रेषित करने का अपना तरीका होता है। तो जब मैं क्लास में रूम में जाती थी और मैं जब अपना लेक्चर देती थी, तो मेरी कोशिश रहती थी कि मैं अपनी आवाज़ को नीरस ना बनाऊं, उसको मॉड्यूलेट करूं। जैसा मैं हिस्ट्री पढ़ाती थी, तो हिस्ट्री वैसे ही कहते हैं कि बहुत नीरस विषय है, लेकिन उसको कैसे थोड़ा नीरसता से हटा के उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, इसमें मुझे मॉड्यूलेशन ने बहुत सहयोग दिया, बहुत ताउन दिया मुझे। और मैं इस बात को मानती हूँ कि रेडियो ने जो मुझे सिखाया है, शायद मुझे बाकी के 3 मीडियम्स में वो सब नहीं सिखाया होगा, बल्कि मैंने जो सीखा रेडियो पर, उसका असर मेरे बाकी मीडियम्स में काम करने के लिए मुझे मौका मिला। तो मैं आपसे एक सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, और अगर समय होगा तो मैं एक नज़्म ज़रूर पढ़ के सुनाऊंगी, एक सपाट आवाज़ में और एक फिर मॉड्यूलेट करके, अगर वक्त हुआ तो। मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, आज चांद बहुत खूबसूरत है, ठीक है, सो व्हाट। अब अगर मैंने इसमें अलग अलग हिज्जों पर मैंने अलग अलग स्ट्रेस दिया, आज चांद बहुत खूबसूरत है, देखिए उसका मीनिंग बदल जाएगा। कल नहीं था, परसों का मालूम नहीं, आज चांद बहुत खूबसूरत है, आज चांद बहुत खूबसूरत है। पेड़ पौधे ये सब कुछ मुझे खूबसूरत नहीं लग रहा है, आज चांद बहुत खूबसूरत है, मानना पड़ेगा। आज चांद बहुत खूबसूरत है, फिर इसका मतलब बदल जाएगा। कल शायद इतना खूबसूरत नहीं था, आज पूर्णिमा का चांद है, बहुत खूबसूरत है। आज चांद बहुत खूबसूरत है, शायद आधा चांद था तो मुझे क्रिसेंट पे तो मुझे नहीं पता लगा कि कैसा निकला है या बादलों के पीछे छिपा हुआ, लेकिन आज जो दिख रहा है वो चांद बहुत खूबसूरत है। अब आखिरी है बचा, इस है का क्या कीजिएगा? इससे भी एक मीनिंग में परिवर्तन आएगा। आज चांद बहुत खूबसूरत है, यू वेरी वेल एग्री विद मी, यू हैव टू एग्री विद मी। छोटा सा शब्द है, कुछ नहीं, 2 मात्राएं ऊपर लगी हुई हैं और है बना हुआ, कुछ नहीं है उसमें, लेकिन इससे भी अगर आप गलत मॉड्यूलेट करेंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो छोटे छोटे बातें होती हैं मॉड्यूलेशन की, और उन्हीं से हम, देखिए रेडियो पर ना मेरे पास मेरी शक्ल दिख रही है, ना मैं कैसी हूँ, क्या पहना है, कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो मुझे अपने हाव भाव अपनी आवाज़ में ढालने हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा मैंने अभी कहा, मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी है, स्क्रिप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, शब्दों के अर्थ जानना ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात, उच्चारण सही होना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में हम नुक्ते लगाना तो छोड़िए, अणा को भूल चुके हैं। अणा नहीं बोलते, उच्चारण, हाँ, और दर्पण ये बोलते हैं हम आजकल। अणा का भी कोई वजूद है हमारी भाषा में, इसको तो हम बिल्कुल नकार चुके हैं। तो उच्चारण का बहुत महत्व है। आप सही बोलेंगे,
ठीक है, अगर कोई कैरेक्टर ऐसा है जो रस्टिक है, गांव देहात का है, उसके लिए अगर आपको और तरह से मॉड्यूलेट करना पड़े तो आप करेंगे, वो रंग भी लाएंगे आप, क्योंकि वो उसकी मांग है, ज़रूरत है, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो फिल्म हो या टीवी हो, सब में ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस इतना बताऊँगी कि छोटी छोटी बातें होती हैं, आत्मसात करने से लेके एक पूरा प्रोसेस शुरू होता है, और वो प्रोसेस फिर आपको मान लीजिए मैं कुछ आक्रोश में बोल रही हूँ, आप सच मानिएगा रेडियो पर एक्टिंग करते हुए भी हमारी पूरी बॉडी एक्ट करती है। हम आप तक वो बात नहीं, अगर मैं आक्रोश में हूँ तो शायद मैं ऐसे भी करूँगी, गुस्सा भी आएगा मेरे चेहरे पर। रोमांस है तो रोमांटिक माहौल होगा, उसी तरह से आपको बोलना होगा। तो अलग अलग शेड्स हैं, अलग अलग पूरी बॉडी से एक्ट करते हैं। हाँ, रोमांस करते हुए खैर बॉडी से तो एक्ट नहीं करते। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाती हूँ, बस उसके बाद अपनी बात ख़त्म करती हूँ। एक दफ़े हम एक नाटक कर रहे थे, किसी प्राइवेट स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वहाँ मुझे नाटक याद नहीं, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये नाटक कर रहे थे रेडियो के लिए। अब उसमें धुरंधर रोमांस, बिल्कुल धुआंधार जिसको बोलना चाहिए रोमांस था, और बिल्कुल ऐसे सीन्स जो ऐसे लगे कि मतलब जो एक्टर्स हैं बिल्कुल बहुत प्रॉक्सिमिटी में हैं एक दूसरे की। अब कुछ लोग आ गए और जो पैनल के दूसरी तरफ बैठे हुए थे, उन्होंने बाद में झांक के देखा कि यार ये रोमांस कैसे हो रहा है इनका, और उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। एक माइक पे मेरे साथी कलाकार, दूसरे माइक पर मैं, और स्क्रिप्ट हाथ में पकड़ी हुई है। तो ऐसे वाक़े भी होते हैं, और वाकई लोगों को बहुत हैरानी होती है कि ये शब्दों का जाल आवाज़ के जादू के माध्यम से आप तक कैसे पहुंचता है। और मैं सिर्फ आखिरी बात कहती हूँ कि रेडियो से मेरा जो रिश्ता है वो पता नहीं कागज़ पर किस रोशनाई से लिखा गया है कि उसका अस्तित्व मैं, उसका वजूद मैं नहीं मिटा सकती। थैंक यू। अच्छा, फाइनली रितु जी, आपसे एक आखिरी में सवाल करते हुए, रेडियो आपसे वो अटेंशन नहीं डिमांड करता जो एक लेवल पे टेलीविज़न करता है। यानी हम टेलीविज़न को कहते हैं च्युइंग गम ऑफ द आई। आप तो रेडियो भी सबकॉन्शियस लेवल पर, ख़ासतौर से जब आदमी काम कर रहा है तो लगातार गाने बज रहे होते हैं, आदमी काम कर रहा होता है, तो मल्टीटास्किंग जैसी एक चीज़ रेडियो ने बहुत पहले जनरेट कर दी, हमको एहसास नहीं था। ऐसी सिचुएशन में हाउ डू यू ग्रैब अटेंशन विद वर्ड्स? ख़ासतौर से जब आदमी, मिसाल के तौर पे मैं बढ़ई हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, टेलर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो गाने कान में बजते रहते हैं, ऑफिस में कोई काम कर रहा है, गाने बजते रहते हैं, लेकिन आपका प्ले आ रहा है, आपका फीचर है जिसमें आवाज़ है और कुछ ढंग की बात आपको पहुंचानी है, तो उसके क्या तरीके हैं अगर कुछ हैं तो? नमस्कार, बहुत आभार, अभिनंदन निमंत्रण के लिए। बहुत सारी बातें सुनी, रमा जी ने कहा, चित्ता जी ने कहा और रक्षंदा ने भी कहा। मेरा नाता रेडियो से शायद तब से है जब मैं 15-16 साल की थी, और 38 साल मैंने आकाशवाणी को दिए। तो मेरे लिए तो आकाशवाणी एक तरह से कर्म भूमि है, तपस्थली है मेरी। और शब्दों की जब बात करते हैं तो शब्द तो तरंग पे सवार हो के न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। इधर आपने बोला और उधर श्रोता ने आपके बारे में एक तस्वुर करना शुरू किया, एक तस्वीर बनानी शुरू करी। मैंने कहा नमस्कार, तो मेरे श्रोताओं ने सोचना शुरू किया, हाँ रितु शायद काली होगी, शायद मोटी होगी, शायद छोटी होगी, लंबी भी हो सकती है, गोरी भी हो सकती है। मतलब इतना असीम आकाश है कि जितनी शिद्दत के साथ आप सुन रहे हैं, आपकी कल्पनाएं भी उतनी फैलती जाती हैं। तो ये ताकत है रेडियो की। इधर आपने एक शब्द बोला और उधर असर होना शुरू हुआ दिल पे। मुझे याद है नेल्सन मंडेला ने एक बार एक कहीं लिखा था, कुछ पंक्तियाँ थी कि अगर आप उस भाषा में बात करते हैं जिसे आप समझते हैं तो बात आपके दिमाग तक जाती है, लेकिन अगर आप उस भाषा में बात करते हैं जो उसकी निज भाषा है, उसकी अपनी भाषा है, तो बात उसके दिल तक जाती है। और जो बात दिल तक जाती है तो वो दिलों को ना जोड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये ताकत रेडियो के पास है।
जैसा कि इन्होंने बताया कि उतार चढ़ाव की बात है, बलाघात की बात है। एक भाषा का शब्द न जाने कितने स्वप्न लोग जगा देता है आपके भीतर, कितने सारे ऐसे बिंदु खोल देता है आपके भीतर कि आप उसके होके रह जाते हैं। अब आपने कहा कि काम करते हुए वो रेडियो को कैसे सुने, तो ये आपकी आत्मीयता पर निर्भर करता है, ये आपकी प्रस्तुति पर निर्भर करता है, आपके अंदाज पर निर्भर करता है। स्वर हर किसी का सुंदर हो, बहुत मीठा हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप कह रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं, तो उसने कैसे पलट के देख लिया कि ये कौन बोला। ये है उस शब्द की, उस अदायगी की खूबसूरती, और ये खूबसूरती रेडियो के पास है, क्योंकि रेडियो वो माध्यम है जिसे सिर्फ आप सुनते हैं। और आप जब हम अक्सर मैं जब कमेंट्री करती हूँ तो मैं अपने श्रोताओं से पहला निवेदन ये करती हूँ, मित्रों आज मेरी आवाज़ के माध्यम से देखिए, अपनी आंखें इस्तेमाल न करिए, आज मेरी आवाज़ की आंखों से देखिए, मैं बताती हूँ यहाँ क्या हो रहा है, तो वो चित्र हूबहू उनके सामने उतर आए। ये है ताकत रेडियो की। अब उसको अट्रैक्ट करना है तो कैसे करें? क्या सिर्फ बॉलीवुड के गाने? क्या सिर्फ चटपटी बातें? क्या सिर्फ द्विअर्थी शब्द, तेरी तो लग गई बाट? ये किस तरह का एक्सप्रेशन है? या आप मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ। हम क्यों मान के चल रहे हैं, जैसे कि रक्षंदा जी ने शुरू में कहा था कि भाषा का इतना सस्तीकरण कैसे हो गया? वो इंद्रजाल कहाँ गया कि जब हम छत पे गर्मियों की तपिश में पानी माँ छिड़क दिया करती थी, एक पतली सी चादर पे सोते थे और कान में हेमंता गूंज रहे हैं, मन्नाडे साहब गूंज रहे हैं, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। वो भाव जगते थे, वो रूह में उतरते थे गीत, और वो शब्द जैसे जैसे हम बड़े होते गए लगता रहा कि ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा साथी है। मैं जिस प्रांत से आती हूँ वहाँ पे बोला जाता है जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, आ रहा हूँ, चद्दर वद्दर रख दी, तकिए वकिए लगा लो, तूने गया मैंने गया। मैं बिजनौर की बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे तराशा निखारा किसने? रेडियो ने। और रेडियो में कौन? वो प्रबुद्ध, वो विद्वजन, जिनकी भाषा, जिनकी शैली, जिनका अंदाज, जिनका स्वर, जिनका उच्चारण जिनका उच्चारण बहुत मायने रखता था। तो हम आज भी जब रेडियो में कोई नए बच्चे, हज़ारों बच्चों के मैंने ऑडिशंस किए हैं, जब वो अपना रोल नंबर बोलते थे उतने भर से वो पास या फेल हो जाते थे। केवल अपना रोल नंबर बताने से ये आंक लिया जाता था कि ये रेडियो के लायक है या नहीं है। तो जब हम श्रोताओं को अट्रैक्ट करने की बात करते हैं तो वो ये कह के आप नहीं टाल सकते कि नहीं श्रोता ऐसा चाहते हैं, वो इस भाषा की मांग करें। मैं नहीं मानती ऐसा। मैं जब कमेंट्री करती हूँ या मैं जब रेडियो पर बोलती हूँ तो कई बार ऐसा भी होता है कि मैं ज़रूरत ना कह के आवश्यकता कह देती हूँ, तो मुझे आवश्यकता भी उतनी ही मीठी लगती है, उतनी ही सरल लगती है। और हिंदी जैसी ज़बान जिसमें इतना सम्मोहन है, जो हर भाषा के शब्द को गले से लगा लेती है, चाहे उर्दू के लफ्ज़ हों, चाहे अंग्रेज़ी के शब्द हों, लेकिन हाँ शर्त इतनी ज़रूर है, उच्चारण साफ हो। अब वो जलील जलील ना हो जाए, गम गम ना हो जाए। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। अधिकांश लोग बोलते हैं उसका लहजा तो बहुत खराब है। लहजा और लहज ज़रा समझ लीजिए। तो ये शब्दों की ताकत है जब आप अच्छे शब्द चुनते हैं और श्रोता को समझिए। हम क्या करते हैं, हर श्रोता को एक ही लाठी से हाँकते हैं। बच्चा भी सुन रहा है, बड़ा भी सुन रहा है, वृद्ध भी है, पढ़ा लिखा भी है, अनपढ़ भी है, गांव वाला है, शहर वाला है। तो जब वो सुनते हैं तो वो तो अपना मान के सुन रहे हैं ना, कि हमारे लिए हैं आप। एक से एक का नाता होता है रेडियो में। मतलब मैं ऋतु के लिए भी कर रहा हूँ प्रोग्राम, मैं सलीम के लिए भी कर रहा हूँ, और एक दूसरे से सीधा संपर्क साधते हैं, सीधा संवाद कायम करते हैं। ये नहीं होता कि हम ये मान के चले कि नहीं मेरी ज़बान तो शिष्ट नहीं होगी, परिमार्जित नहीं होगी, परिष्कृत नहीं होगी तो श्रोता नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं है।
आप भाषा के सौंदर्य को देखिए, शब्दों को परखिए और उसको अदा करने के अंदाज को समझिए। अगर आपको अदायगी नहीं आती, बलाघा, अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। बहुत जानी मानी कवित्री हैं अनामिका जी, और उन्हें अभी एक बहुत बड़ा पुरस्कार भी मिला है। तो इत्तेफाक से हम उनसे इंटरव्यू कर रहे थे और मैंने जब बातचीत शुरू करी तो एक प्रसंग उनके पिता का भी आया। तो मैंने कहा मैं बात जानना चाहती हूँ उस गुलगुली से जिसे बचपन में उसके पिताजी पेट पे, मोटे से पेट पे बैठा के गुदगुदाया करते थे। उनकी क्या यादें हैं आपके जहन में? गुलगुली क्या कहती हैं अब्बा के बारे में? तो उन्होंने कहा, बड़ी भावुक सी हो गई, वैसे ही वो बहुत भावुक कवित्री हैं। उन्होंने कहा कि ऋतु, जब पापा का जिक्र आता है तो मुझे एक प्रसंग याद आता है। मैं बचपन में माला गूंथा करती थी। मुझे मोती और तरह तरह के मोती इकट्ठे करने का बड़ा शौक था। तो जब मैं वो इकट्ठे करती थी तो मैं माला गूंथती थी, तो मैंने एक दिन देखा कि पिताजी के पास फिरोज़ी रंग के कैप्सूल्स हैं, दवा खाते थे। तो मैंने उनके पास जाके कहा, पापा क्या मैं ये मोती अपनी माला में गूंथ लूँ? फिरोज़ी रंग के कैप्सूल की बात हो रही है। तो पापा, हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हें कल दूंगा। अब अगले दिन उन्होंने सारे कैप्सूल खोले, वो कड़वी दवाई की उन्हें छोटी छोटी पुर्चियाँ बनाई और बिटिया को वो खाली खोल कैप्सूल के फिरोज़ी रंग के पकड़ा दिए। लो बिटिया, ये तुम्हारे मोती। अब अनामिका जी क्या कहती हैं कि ऋतु, फिर हमने वो मोती अपनी माला में पिरोए और हम दिन भर पहन के घूमते फिरे, इठलाते फिरे। लेकिन आज अगर अब्बा होते, पापा होते, तो मैं उनसे ये कहती कि पापा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं समझ ही नहीं सकी कि इतनी कड़वी दवाई आपने कैसे खाई होगी। और ये कहते कहते वो बेसाख्ता रो पड़ी स्टूडियो में। अब ताकत देखिए रेडियो की, वो रो रही हैं, मैं रो रही हूँ। स्तब्ध है सारा वातावरण और करीब 5 या 6 सेकंड का पॉज। कोई कुछ नहीं बोला, ये खामोशी बोल रही थी, ये मौन बोल रहा था, ये जज्बात बोल रहे थे, भावनाएं बोल रही थी। हमने एडिटिंग में उस पॉज को नहीं काटा कि श्रोता भी इस पीड़ा को महसूस कर ले जो एक बेटी अपने बाप के लिए महसूस कर रही है। और ये पॉज, ये बलाघात, ये उतार चढ़ाव रेडियो में बहुत मायने रखता है जी। तो मुझे लगता है कि अगर इन सारे बिंदुओं को हम जहन में रखें और भाषा के सौंदर्य को न भूलें, ये कह के आप माफ़ी नहीं मांग सकते कि श्रोता ऐसा चाहता है। श्रोता ऐसा नहीं चाहता। उसे निखारना, बनाना, तराशना, आप जैसा परोस के तो देखो, हाथों हाथ लेंगे आपको। और इस बात पे मुझे नाज है कि ये मोती आज भी आकाशवाणी की झोली में भरा हुआ है। मैं एक बात जो कहना चाहती हूँ वो ये, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बोलना तो ज़रूरी है ही है सुंदर, लेकिन अच्छा साहित्य पढ़ना। मैंने ये जिन ऑडिशंस की बात कर रही हैं, उसने कुछ अच्छी लचर सी कुछ स्क्रिप्ट बनाकर सुनाई। तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा आप क्या पढ़ते हो? मेरा, आपको याद होगा, हमेशा ये सवाल होता था कि आप लेटेस्ट आपने क्या पढ़ा है, आजकल क्या पढ़ रहे हैं आप? तो क्या पढ़ने की क्या ज़रूरत होती है? अब लिटरली इसी टोन में, इसी आवाज़ में और इसी तरीके से उस लड़के ने मुझे कहा कि आप टेबल के उस तरफ बैठी हैं ना, इसलिए आप ये सब बात बोल पा रही हैं, इधर आकर बैठिए ना। मैंने कहा बेटा, यहाँ मैं बहुत बार बैठ चुकी हूँ, इसलिए मुझे मत बताओ। लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने से आपको वोकैबुलरी मिलती है, शब्द मिलते हैं, भावनाएं मिलती हैं, आपको जानने समझने का मौका मिलता है कि आप किस परिवेश में हैं। और आपका जैसे कैरेक्टराइजेशन जिसको बोलते हैं, परिवेश का, जैसे हम हमेशा थिएटर में कहते हैं कि वो 5 W जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वाई, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर। हाँ, ये अगर हम आत्मसात कर लेते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ, ये किस लिए हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो थिएटर की थ्योरी का हिस्सा हैं, वो सब बताती हैं कि एक बार अगर आपने ये 5 W समझ लिए तो आपके लिए कैरेक्टर को आत्मसात करना ज़रूरी आसान हो जाएगा। अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ के सुना दूँ। बहुत मशहूर नज़्म है। आजकल नज़्म और गज़ल में भी फ़र्क नहीं जानते बच्चे। गीत में भी, हाँ, गीत और गज़ल में भी नहीं जानते।
हाँ गजली है। फैज साहब की नज़्म है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूह हो जाए, यूँ ना था फ़कत मैंने चाहा था यूँ हो जाए। अब ये मैंने पढ़ दिया आपको बिल्कुल सीधे सीधे। अब इसको अगर मैं थोड़ा सी एक ही ये पढ़ूँगी स्टांजा, क्योंकि नज़्म लंबी है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूह हो जाए, यूँ न था फ़कत मैंने चाहा था यूँ हो जाए। नज़्म तो लंबी है लेकिन मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। फाइनल बस एक बात आपसे और कहना चाहूँगी, समय बहुत कम है। अगर आपको कभी आकाशवाणी जाने का मौका मिले तो आप देखिएगा, जब आप उसके परिसर में प्रवेश करते हैं तो दीवार पे नीले रंग की स्याही से गोल्डन अक्षरों में वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। महात्मा गांधी की कुछ पंक्तियाँ हैं। मैं नहीं चाहता मेरा घर चारों ओर दीवारों से घिरा रहे, न मैं ये चाहता हूँ कि मेरे घर की खिड़कियाँ कसकर बंद रहें। मैं तो अपने घर में सभी देशों की संस्कृति का संचार चाहता हूँ, और वो भी बेरोक टोक संचार चाहता हूँ। लेकिन ऐसे किसी, क्या कहेंगे, कि ऐसे किसी झोंके से मेरे पांव लड़खड़ा जाएं, ये मुझे मंजूर नहीं। मेरा धर्म बंदी गृह का धर्म नहीं है, इसमें तो ईश्वर के नन्हे से नन्हे जीव के लिए जगह है। ये मैंने क्यों कहा, ये पंक्ति मैंने क्यों सुनाई? कि पाश्चात्य अंधानुकरण उचित नहीं है। अगर आपकी भाषा में, आपकी प्रस्तुति में अगर आप ये सोचें कि उस अंदाज में आप प्रस्तुति करेंगे तो ज़्यादा प्रभावी होगी, मुझे लगता है आप अपने संस्कारों से परे हो जाएंगे, आप अपनी निजता से परे हो जाएंगे। तो उसे समेटना सीखिए और उसको आने वाली जो पीढ़ी है उस तक संप्रेषित करने का प्रयत्न करिए। तो मुझे लगता है आवाज़ तो हमेशा रहेगी और पूरी ज़िंदगी ही आवाज़ है, तो ये बरसों बरस बरकरार रहेगा रेडियो, लेकिन इसे आपके मजबूत हाथों की ज़रूरत है। तो क्या मैं ये उम्मीद आपसे करूं, आने वाले बच्चों से? कह दीजिए हाँ। रक्षिता साहब, कोई आज इंटरनेशनल रेडियो दिवस तो है ही, लेकिन मेरे एक बड़े पसंदीदा शायर की डेथ एनिवर्सरी भी है, शहरयार साहब का। तो बतौर खराज अक़ीदत एक बहुत बहुत छोटी सी, आप दोनों की तरह मेरे पास आवाज़ का जादू तो नहीं है, लेकिन अपने टूटे फूटे अंदाज में ये एक छोटी सी नज़्म शहरयार की कह के अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। ये जो आसमां पे सितारा है, इसे अपनी आँख से देख लो, इसे अपने हाथ से छू लो, इसे अपने होंठ से चूम लो, कि इसी पे हमला है रात का। वाह, इससे बेहतर इख्तिताम क्या हो सकता है। अर्चना, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सभी हाजरीन का।